मेरा नाम शालिनी बवेले है और मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। महाविद्या मैथ सर्कल शुरू करने का आपका उद्देश्य क्या था? शालिनी जी, 2012 15 जनवरी के आसपास एक रिपोर्ट आई थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षा हुई, कौशल प्रशिक्षण हुआ छात्रों का, जिसमें उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गणित और विज्ञान और अंग्रेजी में जांचा गया। 73 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया था और भारत का जो स्थान था वो पीछे से दूसरा था। तो एक बड़ी ही लज्जाजनक स्थिति थी ये राष्ट्र के लिए। और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जब प्रश्न राष्ट्र के स्वाभिमान का हो तो कोई भी कीमत कम नहीं होती और हर स्तर पर योगदान ज़रूरी है। तो अपने देश में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए और विशेषकर विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के लिए फिर ये महाविद्या अभियान शुरू किया। गणित एवं विज्ञान में टॉपर कौन थे? देखिए, चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, कोरिया और ये तो मैथ्स में टॉपर थे, और विज्ञान में आपके चाइना, फिनलैंड, हांगकांग, सिंगापुर और जापान, ये 5 देश टॉपर्स थे। पीसा क्या है? पीसा एक तरीके का एग्ज़ाम होता है, उसको बोलते हैं प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स असेसमेंट, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बच्चों का परीक्षण किया जाता है। भारतीय छात्र विश्व विजेता से इतने पीछे थे? जो विश्व विजेता था उससे भारतीय छात्र लगभग 200 पॉइंट पीछे थे। शिक्षा के आउटकम जरूरी क्यों है? देखिए, इन कुछ दिनों में आपने रिपोर्ट्स पढ़े होंगे कि 90% बीटेक स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं वो रोजगार पर रखने के लायक नहीं हैं। अगर आपने हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स पढ़े होंगे तो 2012 में 75% बीटेक नौकरी पे रखने के लायक नहीं थे। बेरोजगार तो वो थे, लेकिन उनके पास सिर्फ नाम की डिग्री थी, कुशलता नहीं थी। और 2013 में 90% जो थे वो नौकरी पर रखने के लायक नहीं थे। और अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई है कि 90% MBA किसी भी नौकरी पर रखने के लायक नहीं है, वो सिर्फ नाम के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स हैं। तो जब ऐसी गंभीर परिस्थिति बन के निकल के आएगी तो होगा ये कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा नाम खराब होगा और हमारे लोगों को नौकरियों की जो अवसर हैं वो नहीं मिल पाएंगे। पीसा कौन सी कौशल की परीक्षा करता है? अच्छा, पीसा क्या करता है कि अध्ययन, जैसे आपको कोई चीज़ पढ़नी है, रीडिंग, मैथमेटिकल, गणित, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो साइंटिफिक लिटरेसी है, जो वैज्ञानिक किताबें हैं उनको जो पढ़ना है, उनका टेस्ट लेता है। 3 M's क्या है? अच्छा, मेरा ऐसा मानना रहा है कि अगर किसी भी छात्र को कुशल बनना है, होनहार छात्र बनना है, तो उसे 3 M पर ध्यान देना चाहिए। M1 मैथमेटिक्स, गणित, दूसरा M है म्यूज़िक, संगीत, और तीसरा M है मेडिटेशन, मतलब ध्यान। तो जब एक छात्र ध्यान, गणित और संगीत पर ध्यान देगा तो उसकी बुद्धि की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ेगी। महाविद्या एकेडमी शुरू करने का विचार कैसे आया? अच्छा, हुआ ये था कि अभी हाल ही में इंग्लैंड में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ की पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी हो गई है, नंबर 1, वहाँ पे रहना खाना पीना इतना महंगा हो गया है, नंबर 2, और नंबर 3, सरकार ने जो अनुदान देते थे छात्रों के लिए उसमें कटौती की है भारी। तो कई सारी जो लड़कियाँ वहाँ पढ़ रही थी वो वेश्यावृत्ति कर रही हैं और डांस बार में और तमाम धत्कर्म कर रही हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो ये जो शोषण हो रहा है उन लोगों का शारीरिक और मानसिक, मुझे ऐसा लगा कि मेरे देश में, भारत देश में जो मेरी बहनें हैं उनके साथ ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए मैंने सोचा कि महाविद्या एकेडमी को लॉन्च करें, जहां हम ये प्रयास करेंगे कि भारत में अपनी बहनों के लिए, चाहे वो किसी भी जाति की हो, धर्म की हो, वर्ण की हो, किसी भी इकोनॉमिक स्टेटस, अमीर हो गरीब हो, उन्हें इंजीनियरिंग पढ़ना है, मैनेजमेंट पढ़ना है, किसी भी विषय में महारत हासिल करनी है, तो उनकी पढ़ाई निःशुल्क होनी चाहिए। अब जर्मनी में आप देखेंगी तो अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है, और चाहे वो स्कूल की पढ़ाई हो या फिर वो मैनेजमेंट इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, तो उनकी शिक्षा का पूरा खर्चा सरकार उठाती है। और हम तो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, ज्ञान की साधना करते हैं, तो हमारे देश में भी एक ऐसी सुंदर व्यवस्था होनी चाहिए। देशवार सर्कल फैलाने की आपकी रणनीति क्या होगी? मेरा ऐसा मानना है कि इसमें व्यापक रणनीति बनाने के लिए हम, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि नचिकेत जैसे
10 या 12 युवा मिलने पर मैं इस देश को एक नई व्यवस्था, एक नई विचारधारा दूंगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेशनल लेवल की टीम बनाएंगे 12 नचिकेत्स की, फिर हर राज्य में 12 लोगों की टीम बनेगी और यूनियन टेरिटरीज को कवर करेंगे। फिर जिला स्तर पे, तहसील स्तर पे और ग्रामीण स्तर पे, जो भारत के 6-6.5 लाख गांव हैं, वहाँ पे 12-12 लोगों की टीम बनती जाएगी। अब जो बच्चे एमएससी कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, उनको वैदिक मैथ्स और जो इंटरनेशनल असेसमेंट की तैयारी है वो उनको कराई जाएगी। उसके बाद वो बच्चे अपना समय दान करेंगे और बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों को पढ़ाएंगे। फिर बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्रों के पैसे बचे तो वो 10th, 11th, 12th के बच्चों को पढ़ाएंगे और ये बच्चे फिर 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ। तो ये रणनीति बना के हम आने वाले 3 साल के अंदर जो तकरीबन 640 सेंटर्स पूरे देश में शुरू करेंगे ग्रामीण स्तर तक। अगर आप फ्री में सिखाएंगे तो खर्च कैसे उठाएंगे? अब देखिए, खर्च का 2 चीज़ें होती हैं। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे तो गोपाल कृष्ण गोखले जी उन्हें मिले और गांधी जी ने कहा कि मैं 1 साल लॉ की प्रैक्टिस करूंगा, लॉ के उससे पैसा कमाऊंगा और फिर उसको आंदोलन के लिए खर्च करूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने महात्मा गांधी से कहा था कि हमारे देश में पैसा बहुत है और जब आप आज़ादी की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे तो काफ़ी लोग अपना इसमें तन मन धन लगाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, सर्वस्व करेंगे, बस कोई नेतृत्व करने वाला चाहिए। आज जब प्रश्न हमारी अस्मिता का है, कार्यकुशलता का है, हमारी शिक्षा क्षेत्र का है, तो मुझे विश्वास है कि लोग हर स्तर पर इससे सहयोग करेंगे, क्योंकि प्रश्न राष्ट्र के सम्मान का है, राष्ट्र की अस्मिता का है। इसमें एक चीज़ और भी होगी, जैसे हम बच्चों से ये नहीं कहेंगे कि आप इतना फीस दीजिए, वो महाविद्या फाउंडेशन के सदस्य बनेंगे तो थोड़ा सा प्रारंभिक शुल्क वो उसमें पे करेंगे, बाकी जो अपनी स्वेच्छा से वो देना चाहें, गुरु दक्षिणा देना चाहें, वो स्वीकार होगी। छात्र नचिकेत बनने को तैयार क्यों होंगे? आपने एक किताब पढ़ी होगी स्टीफन कॉवी की, अति प्रभावशाली व्यक्तियों की 7 आदतें। तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो 48 घंटे के अंदर किसी ना किसी के साथ उसको डिस्कस करें। इससे क्या होगा कि आपको भूलेंगे नहीं, और अगर आप 48 घंटे के अंदर किसी ना किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हैं तो आप 80% भूल जाएंगे। तो छात्र जब वॉलंटियर बनेगा, बोर्ड पर आएगा, सिखाएगा, तो उसके खुद के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, पहली चीज़, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, उसकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हुई और सब्जेक्ट में उसको महारत मिली और उसके पैसे भी बचे। अब देखिए, बॉम्बे में एक स्टूडेंट जो 10th, 11th, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, 10वीं का बच्चा 80,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपया खर्चा करता है। 11th और 12th में कोचिंग में कम से कम 2 लाख रुपये खर्च होता है। यहाँ के बच्चे कोटा जाते हैं तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए कोचिंग में खर्च होते हैं। साल 2 साल वो लोग कोटा में रहेंगे तो तकरीबन लाख रुपए तो उनके रहने खाने का खर्चा हो जाता है, किराया और किराने का खर्चा हो जाता है। तो 3-4 लाख रुपए खर्च करके बच्चा कंपटीशन के लायक बनता है। उसके बाद फिर वो फीस देगा, उससे 4 साल पढ़ाई का खर्चा, पढ़ाई का स्तर काफ़ी गिरा हुआ है। जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि 90% बीटेक या एमबीए के स्टूडेंट नौकरी पर रखने के लायक ही नहीं है, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, सिर्फ थियरी रट के आए हैं। इसमें आप एक चीज़ और देखिए, छात्रों से ज़्यादा मुझे किस बात की चिंता है। एक व्यक्ति एक सपना देखता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा या इंजीनियर बनाऊंगा। वो या तो बैंक से पैसा उधार लेता है या फिर कोई चीज़ बेचता है, ज़मीन बेचता है, घर बेचता है, गहने बेचता है अपनी बीवी से लेके, या फिर किसी के सामने हाथ फैलाता है। 4-5 लाख रुपए खर्च करने के बाद वो ये उम्मीद करता है कि मेरे बेटे को या बेटी को एक अच्छी नौकरी लगेगी, महीने का 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये कमाएगा, और जो उसकी पढ़ाई में कर्ज लिया था वो कर्ज का भार कम हो जाएगा। और जब बड़े बेटे की नौकरी लगेगी तो छोटे जो भाई बहन हैं घर में, उनकी पढ़ाई के लिए रास्ता खुलेगा। अब होता यह है कि बच्चे ने बीटेक कर ली, 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिया, अब वो बेरोजगार घूम रहा है, तो पिता के ऊपर कर्जा, तो समाज के लोग
ज़बरदस्ती आके पार्टियों में त्योहारों में पूछते हैं कि भाई फला फला के बेटे की नौकरी लगी, आपका बेटा क्या कर रहा है, जले पे नमक छिड़कते हैं। ये होता है समाज में। तो उस पिता पर क्या बीतती होगी, उस माँ पर क्या बीतती होगी, आप ये बताइए। तो इसीलिए मन में एक विचार आया है कि राष्ट्र स्तर पर एक महाविद्या अभियान लॉन्च किया जाए, जिसमें हम बेस्ट क्वालिटी, उम्दा क्वालिटी शिक्षा देंगे और कम से कम कीमत में देंगे या निःशुल्क देंगे। ये इसके पीछे की सोच है, विचारधारा है। समाज के हर तबके का बेनिफिट होगा, इसमें फ़ायदा होगा। अन्य क्या विकल्प हैं आपके पास? विकल्प से मैं समझ रहा हूँ कि आप पूछना चाह रही हैं कि इसमें और मैं क्या करूँगा, शायद यही आपका प्रश्न है। तो इसमें मेरा कुछ और प्रस्ताव हैं। जैसे बच्चे 10वीं के बाद 11th और 12th में PCM लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, या PCB लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब जो माइनॉरिटीज़ हैं, दलित हैं, पिछड़ा वर्ग है और जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं हैं आर्थिक रूप से, वो बच्चों को साइंस नहीं पढ़ाते, मैथ्स नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि फिज़िक्स की लैब में खर्चा, केमिस्ट्री की लैब में खर्चा, बायोलॉजी की लैब में खर्चा। आर्ट्स की पढ़ाई 1200 रुपये में हो जाएगी और साइंस की पढ़ाई कम से कम 20-25 हज़ार रुपये खर्च होंगे फीस में, और फिर कोचिंग का खर्चा अलग। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 10th तक एक पद्धति हो कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे अभी व्यवस्था चली आ रही है, और एक स्ट्रीम ऐसी हो ओनली मैथ्स। फिर 11th-12th में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो वैसे ही 6 पेपर मैथ्स के 11th में और 6 पेपर मैथ्स के 12th में, ओनली मैथ्स की स्ट्रीम। तो होगा क्या कि मैथ्स के पेपर में हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्षम बनेंगे और जो पढ़ना चाहते हैं वो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स वगैरह क्रैक कर पाएंगे। उनको कोचिंग या अन्य साधन जुटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह एक रणनीति है। इसके बाद हम लोग महाविद्या यूनिवर्सिटी की स्थापना करने वाले हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे 2100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, जो राष्ट्रीय स्तर से लिया जाएगा, जमा किया जाएगा सरकार से और जो कंपनियां हैं उनसे और जनता के सहयोग से। इसके बाद जैसे मैथ्स